प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर विचार किया था। आज हम उसी के भाग द्वितीय में पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व पर विचार विमर्श करेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी कृत रचित एक विशाल महाकाव्य है। इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा वाले संस्करण में इसमें 69 समय है। साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से प्रकाशित संस्करण में 61 समय है और माता प्रसाद द्वारा संपादित संस्करण में केवल 12 समय या सर्ग हैं। इसका कथानक भारतीय शूर सामंतों की वीरता, शौर्य संपन्न विजय और पराक्रमपूर्ण गौरव गाथा से अनुसूत है। इसका नायक हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रूप, सौंदर्य, यौवन, उत्साह, तेज, ओज, स्वाभिमान, दया, क्षमा, गांधीर्य आदि गुणों से विभूषित है। उच्च कुलोत्पन्न क्षत्रिय वंश का गौरव है। इस महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत, अद्भुत, विभत्स आदि रसों की अद्भुत योजना है। इन रसों का आह्लादकारी वर्णन मिलता है, परंतु प्रधानता वीर और श्रृंगार रस की है। महाकाव्यत्व की दृष्टि से इसमें नाटक की सभी संधियां प्राप्त होती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग में से इसका फल तो मोक्ष है, किंतु शेष तीनों उस फल के साधक होने के कारण अत्यंत सफलता के साथ वर्णित हैं। इसमें मंगलाचरण, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा आदि का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही प्रकृति वर्णन, संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, यात्रा वर्णन, युद्ध वर्णन, मंत्र, तंत्र आदि का भी प्रचुरता से वर्णन है और ये सभी वर्णन चित्ताकर्षक बन पड़े हैं और महाकाव्य के गौरव को बढ़ाते हैं। इसका नामकरण इसके चरित नायक पृथ्वीराज के आधार पर किया गया है और शेष सभी सर्गों का घटना विशेष के आधार पर नामकरण किया गया है। भारत के वीर, अदम्य साहसी और यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज के धवल यश का गान करना ही इसका महान उद्देश्य है। तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्थितियों का सजीव चित्र इस महाकाव्य में उपस्थित है। यद्यपि इस ग्रंथ के प्रक्षिप्त अंशों ने इसकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता पर तीव्र कुठाराघात किया है, तथापि इसके वर्णन में रसानुभूति की पूर्ण क्षमता है। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के विवाद से परे हटकर देखा जाए तो इसका साहित्य महत्व अक्षुण्ण है। इसका काव्य सौष्ठव अद्वितीय है। एक महाकाव्य में वस्तु वर्णन, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण, अलंकार निरूपण, छंद योजना आदि का समान रूप से महत्व है और हम देखते हैं कि चंद्रप्रदायी कृत महाकाव्य में इस पृथ्वीराज रासो में हमें ये सभी प्राप्त होते हैं। वस्तु वर्णन, पृथ्वीराज रासो का विशाल कलेवर विभिन्न प्रकार के वस्तु वर्णनों से निर्मित है। इसमें वस्तु वर्णनों का ऐसा तांता लगा हुआ है कि पाठक कवि के उन वर्णनों में एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। वस्तु वर्णन में है आखेट वर्णन, युद्ध वर्णन और विवाह वर्णन। कवि चंद ने लिखा है कि पृथ्वीराज शिकार खेलते समय पवन के समान फुर्तीले थे। पदाघात, दुंदुभी, रथों के पहिए, घोड़ों की हिनहिनाहट आदि से वन मार्ग ध्वनित हो उठते हैं। वन के मृग, हिरण, दीनहीन, कातर इधर उधर बिखर जाते हैं और वन मार्ग भय से आक्रांत हो जाता है। एक क्षत्रिय है, वो आखिर कैसे ना करे। युद्ध वर्णन, कवि चंद ने युद्ध वर्णन में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। वे स्वयं भी योद्धा थे और अपने सम्राट के साथ, अपने आश्रयदाता, अपने सखा के साथ वे युद्धों में जाया करते थे। इनके युद्ध वर्णन को पढ़कर ऐसा लगता है कि सारा रासो काव्य ही एक रणक्षेत्र है, जिसके प्रत्येक सर्ग के अंतर्गत रणदुंदुभी और विजय घंट की घनघोर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कवि ने रासों में युद्ध की तैयारी के साथ साथ विभिन्न व्यू रचनाओं का भी वर्णन किया है, यथा गरुड़ व्यू, मयूर व्यू का अनुभव और अद्भुत वर्णन है। इससे
प्रतीत होता है कि कवि चंद को इनका गूढ़ ज्ञान था, गहन ज्ञान था, और उन्होंने वो युद्ध में अपने सम्राट के साथ जाते थे तो वहाँ का आंखों देखा वर्णन है वो यथार्थ है, कपोल कल्पना नहीं है, वो सजीव बन पड़ा है। विवाह वर्णन। पृथ्वीराज रासों में आखेट एवं युद्ध के अतिरिक्त विवाहों का वर्णन भी बड़ी तत्परता से किया गया है। राजा पृथ्वीराज ने 10 राजकुमारियों से विवाह किया था। जहाँ गए, जिस राज्य पर चढ़ाई की, वहाँ की सुंदरियों से उन्होंने विवाह किया। ये एक तत्कालीन सामंती परंपरा थी और जिसका निर्वाह पृथ्वीराज रासों में भी दिखाई देता है। सभी विवाहों में प्रचलित लोकाचारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गौरी गणेश पूजन, बारात, बारोठी, कन्यादान, भांवर, जोनार, दान दहेज, विदा आदि का सांगोपांग चित्र मिलता है। इससे ये भी प्रतीत होता है कि कवि चंद को तत्कालीन सामाजिक रीति रिवाजों का पूरा ज्ञान था। प्रकृति का वर्णन। प्रकृति का स्वच्छंद एवं उन्मुक्त वर्णन हमें रासों में मिलता है। ये एक महाकाव्य की परंपरा का अभिन्न अंग है। प्रकृति को छोड़ करके महाकाव्य की रचना नहीं की जा सकती है। प्रकृति यहाँ हमें उद्दीप्त रूप में दिखाई देती है, उद्दीपन करती हुई प्रतीत होती है। षट ऋतु वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। पावस, वसंत आदि का बड़ा मनोहारी और स्वाभाविक सुंदर वर्णन किया गया है। प्रकृति की भयंकरता भी कवि चंद ने यहाँ वर्णित की है। रस। पृथ्वीराज रासो युद्ध प्रधान एक वीर काव्य है। श्रृंगार और वीर दोनों रसों का यहाँ पर मणिकांचन संयोग दिखाई देता है। जो इसका चरित्र नायक है वो वीर है, सुबट योद्धा है, युद्ध करता है। वहाँ उसकी वीरता, उसके पराक्रम का कवि ने एक सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। और वही सुबट योद्धा एक सहृदय भावुक पति भी है और प्रेमी भी है, तो वहाँ उसकी भावनाओं का, उसके रस रंग का, उसके प्रेम का भी विलक्षण वर्णन किया गया है। अर्थात चंद वरदायीकृत पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार और वीर दोनों रसों का मणिकांचन योग हुआ है। वीर योद्धा जो तलवारों की झंकार में रणक्षेत्र में खड़ा रहता है, वही अनिंद सुंदरी संयोगिता को गवाक्ष के समक्ष खड़ा देख करके अपने युद्ध की भयंकर व्यापारों को भूल करके उसके रूप सौंदर्य में लीन हो जाता है, बेसुध हो जाता है। अलंकार। महाकवि चंद की अलंकार योजना पूर्णतया रसानुकूल है। रासों में कवि चंद ने प्रसंगानुकूल विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें स्मरण, उपमा, प्रतीप, भ्रांतिमान, संदेह, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का कवि ने वर्णन किया है जो रासों के अर्थ गौरव में अभिवृद्धि करते हैं। छंद योजना। काव्य में नादात्मक सौंदर्य की सृष्टि के लिए छंद योजना की जाती है। प्राय नादात्मक सौंदर्य से संपन्न पंक्तियाँ पाठक के हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ती हैं। कवि ने छप्पे या कवित्त, साटक या शार्दूल विकृति, गाहा या गाथा, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया है। विद्वानों ने चंद को छप्पे का सम्राट कहा है। कुछ विद्वानों ने तो महाकाव्य को छंदों का अजायब घर भी कहा है। इसमें लगभग 72 छंदों का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार महाकाव्यत्व की दृष्टि से हम देखें तो पृथ्वीराज रासो एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट महाकाव्य है जो हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक अमूल्य तिथि है, धाती है। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के घेरे से निकल कर के देखें तो ये हिंदी के गौरव करने योग्य ग्रंथ है और हिंदी का एक आदि महाकाव्य है। धन्यवाद।